हेलो फ्रेंड्स। हम एक लीगल सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें धीरे धीरे सोसाइटी और लीगल एस्पेक्ट को आपस में मिलाकर एनालाइज करेंगे और धीरे धीरे उसे साइकोलॉजी से कनेक्ट करते हुए हर एक चीज को धीरे धीरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वैसे भी एक समय तक जब तक आप स्कूल में रहते हैं तो आपकी गलतियों से डील करने के लिए प्रिंसिपल सर होते हैं। लेकिन जब आप ट्वेल्थ पास आउट कर लेते हैं और वहां पर आपसे कोई गलती होती है तो उस दरमियान उस गलती को ठीक करने के लिए कोई टीचर या प्रिंसिपल मौजूद नहीं होते, बल्कि आपको डील करना होता है डायरेक्टली पुलिस से। और जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको एक अच्छा बिहेवियर देखने को मिलेगा। इसको लेकर के लोगों के मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहे हैं और मिक्स्ड रिएक्शंस रहे हैं। इसको हम केवल ब्लैक एंड व्हाइट में अच्छा या बुरा नहीं कह पाएंगे, ये ग्रे शेड में ही हमेशा रहेगा। जब सोसाइटी में कोई भी क्राइम होता है तो भले ही वो क्राइम आपको जानते हुए हो जाए या अनजाने में हो जाए, दोनों का परिणाम आपको जेल भेज सकता है या फिर आपको सामाजिक रूप से क्षति पहुंचा सकता है। ऐसे में धीरे धीरे हम एक सीरीज लाएंगे जिस पर हम बात करेंगे। प्रेजेंट टाइम में जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है डिजिटल क्राइम, जिसे हम कहते हैं सेक्सटॉर्शन। सिंपल सी बात है, सेक्स के बेसिस पे एक्सटॉर्शन, ये दो वर्ड से मिलके सेक्सटॉर्शन बना है। समाज में अब तक भौतिक घटनाएं होती थीं, चोरी है, डकैती है, लूटपाट है, मारपीट है, ये सब भौतिक समाज में घटित होने वाली घटनाएं हैं। लेकिन जब धीरे धीरे डिजिटल समाज विकसित होने लगा तो उसकी वजह से जो अपराध है वो भी भौतिक से होकर के डिजिटल होने लगा। पहले केवल फिजिकल क्राइम होते थे, अब डिजिटल क्राइम होने लग गए, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट होने लग गई वैसे वैसे जो क्रिमिनल्स हैं वो इतने तेज होने लग गए कि वो डिजिटल क्राइम करने लग गए। जितना ज्यादा यूपीआई पेमेंट होने लग गया, जितना ज्यादा बैंक का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने लगा, हर छोटी से छोटी चीज में मोबाइल का यूटिलाइजेशन होने लगा, तो उसको लेकर के हैकिंग हो, साइबर बुलिंग हो, या फिर सेक्सटॉर्शन हो, या फिर किसी तरह का मनी से रिलेटेड फ्रॉड हो, आपका ओटीपी निकाल करके बैंक खाता खाली करना हो, इस तरह के अपराध धीरे धीरे बढ़ने लग गए। तो बेसिकली सेक्सटॉर्शन से सबसे ज्यादा जो वर्ग टारगेट हुआ है वो है बच्चों का टारगेट है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, जो लोग 11 से 18 साल के बीच हैं उनके साथ ये अपराध ज्यादा होते हैं। डिजिटल क्राइम जब भी होता है तो दूसरी तरफ जो व्यक्ति बैठा है उसका अपना एक एजेंडा या मोटिव होता है और वो प्री प्लान्ड होता है कि उसे आपको कैसे टारगेट करना है। और वो आपको टारगेट करने के लिए आपके इमोशंस से, आपकी साइकोलॉजी से अच्छे से खेलना जानते हैं कि किस समय हम आपसे क्या कहकर क्या करवा सकते हैं। अक्सर आपको चाहे वो इंस्टा में मैसेज आए या फिर आपको फेसबुक में आए, टेलीग्राम पे आए या किसी भी सोशल मीडिया या कहीं पर भी मैसेज आए, अक्सर एक पॉपअप आता है जहां पर एक सुंदर सी लड़की आपको दिखाई देगी और एक मैसेज होगा कि क्या तुम अकेले हो, क्या तुम बात करना चाहते हो, क्या तुम अपना मन हल्का करना चाहते हो। हमेशा जो भी शुरुआत है वो होगी किसी व्यक्ति से साधारण बातचीत को लेकर के। जब वो साधारण बातचीत कर लेंगे तो भावनात्मक स्तर पर आपको समझना शुरू करेंगे, और जब आप अपनी समस्याएं परेशानी सामने वाले को बताना शुरू करेंगे तो किसी न किसी ऐसे वीक मोमेंट में वो आपका फायदा उठाएंगे, आपसे मोबाइल खुलवाएंगे या कुछ ना कुछ आपको ऐसा परफॉर्म करने को कहेंगे जो कि आप समाज को दिखाना नहीं चाहेंगे। आप उसे ऑब्सीन कह सकते हैं या एक लाइफ का नेचुरल एक्ट कह सकते हैं, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है।
जो भी आपके पर्सनल मोमेंट्स हैं वो आप पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जब सामने वाला पर्सन आपके पर्सनल मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर लेगा और वो आपको धमकी देना शुरू कर देता है कि ये जो मोमेंट्स हैं ये मैं पब्लिकली शेयर कर दूंगी या कर दूंगा, तो इसकी वजह से आप डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं और वो आपसे या तो पैसा ऐंठते हैं या अपनी मन मर्जी के मुताबिक कोई काम करवाने की कोशिश करते हैं। और कई बार हमें लगता है कि ये क्राइम केवल और केवल पुरुषों के साथ हो रहा है या लड़कों के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। लड़कियां भी इससे ज्यादा प्रभावित हैं, इनके तरीके अलग हैं। यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाता है और उस ढंग से सामने वाले से काम निकालने की कोशिश की जाती है। हमेशा जब भी ये चीजें शुरू होंगी तो वो आपसे दोस्ती करने की पहले कोशिश करते हैं। और डिजिटल वर्ल्ड में किसी भी तरह की बाउंड्रीज ना होने की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको नहीं पता कि सामने वाला पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं वो आप तक क्यों आया है। उसके इंटेंशंस और मोटिव कभी भी क्लियर नहीं होते हैं। आपको नहीं पता कि वो पर्सन क्या सोच रहा है, किस उद्देश्य से आपसे जुड़ रहा है। हो सकता है फ्रॉम अ डे वन उसकी प्लानिंग ही हो कि आपको धोखा ही देना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता नहीं है और आप किसी के सामने ओपन अप हो जाते हैं और अपनी जो भी इमोशनल या साइकोलॉजिकल डिटेल्स है सामने वाले के साथ शेयर करने लगते हैं और धीरे धीरे फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। जब इस क्राइम की बात होती है तो एक वर्ग है जो मेल का है जो प्रभावित होता है। फीमेल कहाँ पर प्रभावित होती हैं? जितनी भी कम उम्र की लड़कियां हैं या फिर औरतें कह सकते हैं, जो भी एज ग्रुप आप रख लीजिए, चाहे 11 से 18 हो या 18 से 30-35 वाला हो, उनको मॉडलिंग या एक्टिंग का प्रस्ताव दिया जाता है कि आप आइए, आप हमारे साथ मॉडलिंग करिए, हमारे साथ जुड़िए और उसके बाद हम आपको रोल ऑफर करेंगे। और लोग कई बार ये सोच लेते हैं, इस ढंग से आईडीज बनाई जाती हैं, एक पूरा प्रोफाइल तैयार होता है, एक डेटा तैयार होता है कि आपको लगता है कि सब कुछ असली है और आप ये कभी नहीं समझ पाते कि पीछे कितनी चीजें नकली हैं जो आप नहीं समझ पा रहे। और उसके बदले फिर वो आपसे अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं या आपको एक्टिंग के बहाने कहीं बुला सकते हैं या आपकी अननेसेसरी फोटोज लेकर के उसको मॉर्फ कर कर आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। होता यह है कि कई बार आपने केवल अपनी अच्छी फोटोज दी, ड्यू टू एआई, ड्यू टू ऐसी मशीन्स हैं जिसे डीप फेक कहते हैं या इस तरह की मशीन्स कह सकते हैं आप आर्टिफिशियल, जिसमें किसी की फोटो को आपत्तिजनक ढंग से कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर ये ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी आईडी में जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके परिचित हैं, इन सबको आपकी ये फोटो सर्कुलेट कर दी जाएगी। और जब ये फोटो सबके पास चली जाएगी तो अल्टीमेटली आप अपनी रेस्पेक्ट और रेपुटेशन लूज कर देंगे। तो लोग ऐसे में काफी ज्यादा डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि मेरे बारे में दुनिया क्या सोचेगी। एक आम इंसान की दुनिया कैसे बनती है? एक आम इंसान की दुनिया उसके आसपास मौजूद लोगों से ही बनती है। पहले हो गया उसका परिवार, फिर हो गया उसका आस पड़ोस, फिर हो गया उसके रिश्तेदार और फिर हो गया जहां भी वो काम करता है, फिर उसके बाद हो गया जिन भी लोगों से उसका परिचय है, जो लोग उसे जानते हैं वो जिन्हें जानता है। अगर इस पूरे सर्किल को पल्यूट कर दिया जाए तो किसी भी इंसान के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो लोग बहुत ही चालाकी से जब आपके खिलाफ खेलना शुरू करते हैं या किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो सबसे पहले वो इस पूरे सर्किल को आपके खिलाफ करना शुरू करते हैं और ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि आप कभी कभी दबाव में आ जाते हैं या ये समझ ही नहीं पाते कि आपके साथ अचानक से क्या हो रहा है। जबकि जब भी इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं वो एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होती हैं। अगर आप एक बार थोड़ा सा नीचे दब गए तो पॉसिबिलिटी है कि फिर आप खत्म ही हो जाएंगे। इसीलिए कई बार लोग प्रेशर में आकर के सुसाइड कर लेते हैं या फिर अपने साथ कुछ सेल्फ हार्म कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं और किसी भी तरह की मदद बाहर से नहीं मांग पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस पूरे सर्किल में सारी चीजें लगातार सर्कुलेट कर दी गई या रोटेट कर दी गई।
हमेशा याद रखिए, ब्लैकमेल करने वाले के सामने अगर आप एक बार झुक जाएंगे तो वो आजीवन आपको झुकाता चला जाएगा और आप कभी भी वापस नहीं लौट पाएंगे। तो इसीलिए कंडीशन कितनी भी वर्स क्यों ना हो, ब्लैकमेलिंग कितनी भी हाई लेवल पर क्यों ना हो, आप वहां झुकने की बजाय रेजिस्ट करिए और लड़ने का प्रयास कीजिए। जब भी इस तरह की फोटोज होती हैं तो सबसे बड़ा डर हमें यही होता है कि हमारे आसपास के लोग जब देखेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ऑब्वियसली अगर आपके पर्सनल फोटोज हैं और उनको पब्लिकली शेयर किया जाए तो ये एक पब्लिक शेमिंग है। उसके जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको अगर हम हटा भी दें तो ये पब्लिक शेमिंग किसी भी पर्सन को ह्यूमिलिएट करने के लिए किया जाता है। ह्यूमिलिएशन से मतलब है कि अगर किसी को आप फिजिकल चोट पहुंचाएंगे तो उसे एक सर्टेन लेवल तक ही असर होगा, लेकिन किसी को मेंटली डिस्ट्रॉय करने के लिए जानबूझ के उसकी शेमिंग की जाती है, ह्यूमिलिएशन किया जाता है। हमारे समाज में जब भी कोई लड़की आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो पहला काम जो होता है उसके कैरेक्टर पे उंगली उठती है। उसके कैरेक्टर पे उंगली इसलिए उठाई जाती है क्योंकि उसकी शेमिंग की जाए। जो अ, अगर सामान्य भाषा में बात किया जाए तो जब आप किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं तो ठीक ऐसा है जैसे किसी के पूरे शरीर में आग लगा दी जाए। उसे अंदर से इस तरह से महसूस होगा जो आप शब्दों में नहीं बता सकते। तो ठीक ऐसे आप किसी इंसान को आग के हवाले कर दें, ये ठीक वैसी परिस्थिति होती है। तो लोग ह्यूमिलिएट करने के लिए कैरेक्टर पे जाते हैं और कई बार पैसा लेने के लिए कैरेक्टर पे जाते हैं, कई बार रिवेंज के लिए ऐसा करते हैं। रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में किसी अनजान पर्सन से जुड़ रहे हैं और ये भरोसा कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके चले जाएं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो जो विक्टिम है वो किसी से हेल्प क्यों नहीं ले पाते। विक्टिम हेल्प इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि पहला जो रीजन है वो शेमिंग का अगेन आता है। कैसे वो अपनी बात को दूसरे के सामने रखें या एक्सप्रेस करें। एज अ ह्यूमन सब कभी ना कभी किसी न किसी तरह की गलती करते हैं, लेकिन एक बात आपने सुनी होगी कि हम में से हर आदमी अपने मामले में वकील और दूसरे के मामले में जज है। उसके पास जजमेंट्स तैयार रहते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। आप ह्यूमन हैं तो थ्रू आउट द लाइफ गलतियां होंगी, लेकिन जब हम गलती करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें छोड़ दिया जाए, लेकिन जब दूसरा गलती करता है हम सोचते हैं उसे टांग दिया जाए। तो एक रीजन ये भी है। और हम जब शेम और गिल्ट में होते हैं तो किसी से किसी तरह की मदद नहीं मांग पाते क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमारा जो पर्सनल एक्ट है वो पब्लिक हो चुका है। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप सुसाइडल थॉट्स में चले जाएंगे या अपने आप को रिवाइव करके वापस आएंगे। उस चीज से निकलने में आपको काफी टाइम लगेगा क्योंकि जो चीज आपके साथ हुई है दूसरे के लिए वो इंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो पहली चीज ये है कि शेम और गिल्ट से बाहर आएं और लोगों से मदद मांगें। सबसे बड़ा डर होता है एक्सपोजर का। ब्लैकमेलिंग में आपको ये समझना होता है कि एक्सपोजर तो हो ही चुका है, क्योंकि किसी ने जब आपको थ्रेटन किया है तो वो चीज वो कंप्लीट कर चुका है, वो थ्रेटन नहीं कर रहा है। एक होता है किसी को थ्रेट देना कि हम आपकी फोटो शेयर कर देंगे, एक होता है शेयर कर ही देना। तो अमूमन ऐसे मामलों में फोटो शेयर हो चुकी होती हैं और वो केवल आप पर एक मॉरल प्रेशर बिल्ड कर रहे होते हैं। जब हम एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में होते हैं तो हमें सबसे बड़ा डर होता है इस चीज का कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे बारे में क्या बोलेंगे, किस तरह की राय रखेंगे। और ऑब्वियस सी बात है जब इस तरह की घटना होती है तो एक मेजर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है जो आपको कई साल तक इम्पैक्ट करता है। अगेन मेंटल ब्रेकडाउन होते हैं, आप एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सी चीजें आपके साथ लगातार मेंटल हेल्थ पे होती है क्योंकि आपके आसपास लगातार वैसी स्थिति है। और कई बार लोग आपको डिप्रेस करने के लिए वैसे एक्ट्स बार बार परफॉर्म करते हैं। वो ये दिखावा करते हैं लगातार कि देखो हमें तुम्हारे पर्सनल एक्ट्स के बारे में पता है। तो वो कुछ नहीं, वो आपकी शेमिंग कर रहे हैं। ये हर किसी को आप नहीं बदल सकते। इसको लेकर के क्राइम स्टैटिस्टिक्स जो है वो ये कहता है, ये एक ग्लोबल डेटा है और एक इंडिया का डेटा है।
एफबीआई ये कहता है कि एक साल में 19,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं। मतलब हर दिन ऐसे कई अपराध हो रहे हैं। सबसे पहली बात ये समझना है कि जो लोग अननोन है इस चीज से, उन्हें पता नहीं होता, और एज अ ह्यूमन वो किसी से अप्रोच कर लेते हैं, किसी से अटैच हो जाते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन पर डे इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। 70%, 70% से ज्यादा विक्टिम्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 13 से 17 साल है। इसका सिंपल सा मतलब है कि 13 से 17 साल की उम्र में चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसे अपनी बेसिक लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता। ये वो एज है जब कोई बच्चा प्यूबर्टी के ड्यूरेशन में अपनी ही लाइफ और सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहा होता है, खुद के माध्यम से या अपने आसपास लोगों से जानकारी लेते हुए। ऐसे में गलती होना स्वाभाविक है, एक नेचुरल एक्ट है। कई बार जब मैं उन लोगों को देखता हूं जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, 30 साल, 40 साल, एक उम्र के बाद हर व्यक्ति कंट्रोल्ड स्टेट में होता है, उसे गलत सही का भी पता होता है, और जब वो गलत कर रहा होता है तो वो ये जानता है कि सोसाइटी उसे किस ढंग से देखेगी, तो वो चीजें उसको पता होती हैं। कई बार मैं देखता हूं कि जब लोगों की उम्र ज्यादा हो जाती है तो वो पीछे मुड़ के किसी की शेमिंग करते हैं। ये समझने वाली बात है कि जब जब भी किसी की उम्र कम थी, वो लड़का हो या लड़की हो, उसके मन में अपोजिट जेंडर को लेकर के कौतूहल हमेशा रहेगा, और वो उनके बारे में जानना, देखना, समझना चाहेगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये हर ह्यूमन बीइंग के साथ होता है। और जो भी व्यक्ति शेमिंग कर रहा है, जब वो भी उस एज में रहा होगा तो उसकी भी सिचुएशन यही रही होगी, हो सकता है और ज्यादा वर्ष रही हो। लेकिन जब हम एक एज पे आ जाते हैं, अप्रॉक्स हम 30 आ गए, 35-40 एज में आ गए, तो हम पीछे मुड़ के लोगों को शेमिंग करने लगते हैं कि अरे ये तो वैसा था या ये तो वैसी थी। एक्चुअल बात इतनी सी है कि जो वो एज है, उस एज में सब वैसे ही होते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सर्च कर रहे होते हैं। इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, इट्स अबाउट अ नेचुरल एक्ट। तो अगेन, जो 70% विक्टिम है, जो माइनर्स हैं, वो लगभग 13 से 17 साल की उम्र के बीच के होते हैं। और लगातार जो सुसाइड के केस हैं इस एक्सटॉर्शन की वजह से बढ़ते हैं। जब भी इस तरह का कोई अपराध होता है तो दो तरह के रुख सामने आते हैं, एक तो उस व्यक्ति का, दूसरा उसके आसपास मौजूद समाज का। एक समाज के तौर पर हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हमारे बीच में जो बच्चे पल रहे हैं, हम उन्हें सुरक्षित माहौल दे सकें। अगर हम एक एडल्ट के तौर पर अपने आसपास एक अच्छा वातावरण नहीं बना रहे हैं, तो अगर हम दूसरे के बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में कोई हमारे बच्चे को भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। सोसाइटी सर्किल में काम करती है, हम जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। जब हम खुद दूसरे के बच्चे के लिए प्रेडेटर होने लगेंगे तो कोई हमारे बच्चे के लिए प्रेडेटर हो जाएगा। तो सोसाइटी ऐसे ही काम करती है, और इसीलिए ग्लोबली सेक्सटॉर्शन में सुसाइड के केस देखने को मिलते हैं, क्योंकि समाज अपना नैतिक उत्तरदायित्व तो नहीं संभालता। एक व्यक्ति से व्यक्तिगत स्तर पर गलती हो सकती है, लेकिन बेहतर समाज वही है जो अपना नैतिक दायित्व समझे और उस व्यक्ति को वापस अपने सामान्य जीवन की ओर जाने में मदद करे, ना कि एक समाज के तौर पर उस व्यक्ति के जीवन को इतना विकृत कर दे कि वो व्यक्ति अपना सामान्य जीवन कभी जी ही ना पाए। तो ये एक फर्क होता है व्यक्ति और समाज के बीच लगातार चलने वाले अंतर संबंध की बात है। व्यक्ति से गलती हो सकती है, लेकिन समाज का भी एक उत्तरदायित्व है कि वो उस व्यक्ति की गलती पर किस तरह से रिएक्ट करेगा। आगे हम विक्टिमोलॉजी, पीनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, इन सारी चीजों का डिटेल में अध्ययन करेंगे, तो हम समझेंगे कि व्यक्ति और समाज के बीच किस तरह का संबंध है, किस तरह का संबंध होना चाहिए, और इस संबंध से किस तरह का प्रभाव पड़ता है। हम इंडिया की स्पेसिफिक बात करें तो साइबर सेल का डेटा और एनसीआरबी का डेटा ये बताता है कि 180% इस तरह के जो अपराध हैं उनकी संख्या बढ़ रही है।
अपराध करने वाला व्यक्ति कोई और है जो दूर बैठा है। आपसे किसी एक पल में कुछ तस्वीरें खिंचवा ली गई या आपके कुछ वीडियोज ले लिए गए और उसकी वजह से हो सकता है आपका पूरा जीवन खराब हो जाए। तो इस तरह की परिस्थितियां होती हैं और डिजिटल वर्ल्ड के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पहले कोई गलती करते थे तो वो गलती एक वक्त के साथ एक जगह तक सीमित रह जाती थी। मान लीजिए आप किसी गांव में हैं, आप एक्स गांव में हैं, आपने कोई गलती कर दी, आपके आसपास लोग आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, तो आप एक समय बाद उस गांव को छोड़कर कहीं दूर शहर चले जाते थे और आप अपना जीवन यापन वहां करते थे। डिजिटल क्राइम के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जब डिजिटल वर्ल्ड में आपसे कोई गलती होती है तो वो आपके साथ साथ चलती रहती है। जब तक आप जीवित रहेंगे वो गलती आपके साथ चलेगी, ऐसा होगा। इसकी वजह से सुसाइड के केसेस बढ़ते हैं, डिजिटल डेटा डिलीट नहीं होता है। और इसके इंडिया में भी जो विक्टिम्स हैं वो ज्यादातर 14 साल से 22 साल की उम्र के बीच के लोग हैं। कम उम्र के बच्चे इजी टारगेट होते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, जिनसे लोग अपने मन मुताबिक काम करवा लेते हैं। और डिजिटल क्राइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आधे से ज्यादा केसेस रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, क्योंकि लोग सोशल प्रेशर से डील नहीं कर पाते। उन्हें नहीं पता कि पुलिस को कैसे अप्रोच करना है, पुलिस से कैसे बात करना है, क्या काम होगा, उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है। अगेन हम एक जेंडर इम्पैक्ट एनालिसिस कर रहे हैं। अक्सर ये बात होती है कि किस वर्ग के साथ क्राइम हुआ। मैंने जैसे पहले बताया कि ये क्राइम लड़कों के साथ साथ लड़कियों के साथ भी होता है। उसका प्रारूप अलग हो सकता है, उसका पैटर्न अलग हो सकता है। हम केवल ये नहीं कह सकते कि लड़कों के साथ ही अपराध हो रहा है। विमेन को भी टारगेट किया जाता है और उनको ज्यादातर ये ऑफर दिए जाते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाओ, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। और कुछ समय में ही लोग डेटा निकाल लेते हैं कि आपकी लाइफ में किसी की भी उम्र कम है तो वो अपनी बातें इजीली शेयर कर देता है। या उम्र से ज्यादा अगर किसी पर्सन में इनोसेंस है, हो सकता है कोई पर्सन 30 साल का हो, 40 साल का हो, लेकिन उसमें इनोसेंस है और वो बाहरी दुनिया की चीजें नहीं समझ पा रहा, तो वो नॉर्मली अपनी बातें शेयर कर देगा। और ऑब्वियस सी बात है कि उसे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। हमेशा फीमेल को लेकर के एक इशू रहा कि हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर देंगे। और रेपुटेशन जब विमेन के टर्म्स में बात आती है तो ये होल लाइफ की बात होने लगती है। तो इसको लेकर के भी एक काफी प्रेशर होता है। यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि जब गलती हो जाती है तो उस गलती से बाहर निकलने का प्रोसेस काफी कठिन है। और वो जो प्रोसेस कठिन है उसी से सामने वाले क्रिमिनल को मौका मिलता है ब्लैकमेल करने का। अगर एज अ सोसाइटी किसी भी क्राइम में अगर सोसाइटी सपोर्ट करे कि किसी व्यक्ति के साथ गलती हो गई, उसे वापस आने देना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस व्यक्ति का जो जीवन है वो काफी हद तक आसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, समाज उल्टा रवैया अपनाता है। एक व्यक्ति के साथ जो खुद विक्टिम है किसी क्राइम का, उसके साथ ही लोग अपोजिटली शेमिंग करने लगते हैं, उसकी रेपुटेशन डैमेज करते हैं, उसको मेंटली हैरेस करते हैं। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी पर्सन की मेंटल हेल्थ और पर्सनल लाइफ बुरी तरह से डैमेज होती है। और ये जो वायलेंस स्टार्ट होता है, इस मेंटल वायलेंस की वजह से जो पर्सनल लाइफ है वो काफी बुरी तरह खराब होती है। और जब ये मेन के कंटेक्स्ट में होता है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादातर ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ही किया जाता है। अगेन जब भी ऐसी घटना हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। अभी वर्तमान में हर जगह साइबर क्राइम के लिए थाने बनाए गए हैं, साइबर क्राइम के अलग से मुकदमे होते हैं और साथ में 1930 जैसी हेल्पलाइन नंबर्स हैं। ऑनलाइन आप जाके cybercrime.gov.in पे जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं। जब भी कोई घटना घटित हो तो उसके तुरंत बाद आप उस घटना को रिपोर्ट करें और हर तरह की जो भी संभव सहायता है वो प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अकेले में उस चीज को लेकर के ढोते रहेंगे तो ये आपके लिए समस्या बनेगी। फाइनल मैसेज यही है कि सेक्सटॉर्शन कोई मिस्टेक नहीं है,
ये क्राइम है। जब आपको सेंसुअली प्रोवोक करके काम करवा लिया जाए तो वो गलती नहीं है, वो एक क्राइम है। दोनों में एक डिफरेंस होता है कि ठीक ऐसा है कि कोई व्यक्ति सीढ़ी से उतर रहा है और आप वहां पर तेल गिरा दें तो ऑब्वियसली वो गिर ही जाएगा फिसल के। तो ठीक ऐसी सिचुएशन है कि लोगों को पता है कि मेन है विमेन की तरफ अट्रैक्ट होगा, विमेन है मेन की तरफ अट्रैक्ट होगी, और आप जानबूझ के उनको सेंसुअली प्रोवोक कर दें और प्रोवोक करने के बाद उनके कुछ पर्सनल मोमेंट्स बना लें और उसके बाद पब्लिकली शेयर करने का काम शुरू कर दें। तो ये सेक्सटॉर्शन कोई गलती नहीं है कि किसी व्यक्ति से गलती हो गई थी, कोई किसी के प्रति अगर आकर्षित हो रहा है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं, अगर मेन विमेन की तरफ जा रहा है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब तक कि आप किसी की पर्सनल बाउंड्रीज को विदाउट कंसेंट क्रॉस नहीं कर रहे हैं तब तक ये दायरे में एक नेचुरल एक्ट ही माना जाएगा। और जब आप विदाउट कंसेंट बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं तो फिर ये क्राइम की श्रेणी में आ जाएगा। खैर, लॉ के स्टूडेंट हैं तो धीरे धीरे ये सब चीजें पढ़ने को मिलेगी। तो सेक्सटॉर्शन जानबूझ के ये क्राइम कमिट किया जाता है और कई बार आपको पर्सनली साबोटाज करने के लिए, टारगेट करने के लिए क्राइम करवाया जाता है। और इसका पर्पस ही होता है कि आपको ब्लैकमेल करना, आपको नीचा दिखाना, आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय करना, आपको ह्यूमिलिएट करना, आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से डैमेज करना। तो ये एक प्री प्लान्ड क्राइम है, ये आपकी मिस्टेक नहीं है। तो इसको लेके गिल्ट में ना आए और परेशान ना हो और लोगों से थोड़ा खुलकर सामना करना शुरू करें। ऐसे में जो विक्टिम्स हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत है कि वो ये समझ पाएं कि उनके साथ क्यों हुआ और उसके हिसाब से अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर पाएं। तो अगर मैं इसको पूरा सम अप करूं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं, अगर आपको दिख रहा है कि कोई चीज आपकी तरफ अननेसेसरी आई है या आपको कोई ऑफर प्रोवाइड किया गया है या कोई लड़की आपको अचानक से मैसेजेस कर, मतलब किसी की जेन्युइन प्रोफाइल है और कोई वो बात कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन आपको पता चल रहा है कि ना तो आईडी में उसकी प्रॉपर फोटो है, आजकल लोग फेक आईडी भी बना लेते हैं, 10 फोटोज डाल देंगे, नाम लगा लेंगे, फोटो किसी और किसी मॉडल की होगी, अपना नाम लिख लेंगे और आपसे बात करेंगे। हो सकता है उस तरफ कोई लड़का ही बैठा हो। जेन्युइन प्रोफाइल है जो आपको पता है कि पब्लिक फिगर है तो एक अलग चीज है, लेकिन मेजॉरिटी कंटेक्स्ट में अनजान लोगों से बात करने से बचिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोगों से मिलिए, अकेले में मिलने से थोड़ा बचिए और कोशिश ये कीजिए कि किसी तरह, जब तक आपका किसी से पूरी तरह भरोसा नहीं है तो पर्सनल एक्ट में इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि मे बी वो आपको बाद में ब्लैकमेल करने की सिचुएशन बना सकते हैं। तो लास्टली बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर जब भी कुछ ऐसा हो तो प्रॉपर आप हेल्प लीजिए। उसके लिए गवर्नमेंट की हेल्पलाइन नंबर है, वेबसाइट है, थाने हैं, डरिए मत, पुलिस आपकी मदद के लिए ही होती है और आप डायरेक्टली अप्रोच करिए और उनसे मदद के लिए बात करिए। पुलिस ना मदद करे तो फिर एडवोकेट के पास जाइए, मदद आपको मिलेगी सोसाइटी में। और या फिर आप समाज में किसी भले व्यक्ति को जानते हैं जो आपकी मदद कर दे, जिसकी उम्मीद कम है लेकिन लोग अच्छे हैं भी, तो आप उनसे भी मदद मांग सकते हैं। बस यही है कि अकेले बैठ के डरने घबराने से कुछ नहीं होगा, खुल के आइए, सामना करिए, यही एकमात्र इसका विकल्प है।